हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द डाउटनट। आप सभी का स्वागत है बेटा जी डाउटनट पर। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मानव जनन, जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंड जनन। जी, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंड जनन, oogenesis, जो हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन कई बच्चों को कल समझ नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो आज स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है। और पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे अंड जनन का। लेक्चर होने वाला है लंबा। धैर्य और पेशेंस नाम की अगर आपके अंदर चीज है तो रुकिएगा, समझिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, यस करना तो पड़ता ही है, क्योंकि नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं आज, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटकर थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर बाबू बनेंगे। आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जिसको समझने की इच्छा है, जिसको नॉलेज लेने की इच्छा है, जरूर रुकिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अंडजनन और आर्तव चक्र, जो अलग अलग बुक्स में से जब पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज जो है सारे के सारे आपके जो कंसेप्ट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके चीथड़े उड़े पड़े हैं इस कंसेप्ट्स के, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो जी गुड आफ्टरनून है, कईयों की गुड मॉर्निंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, भूल जाइए कल की क्लास को, भूल जाना वो अंड जनन वाली। आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा अंड जनन, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जी कौन कौन आ गया है एक बार देख लें जरा। प्रश्न नहीं आया, रोहित कुमार आएगा, तनिक वेट करो। राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, राधे राधे जी, सब कुछ है जी। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सना, फातिमा, खुशी, रिंशल, शिवाय, श्वेता म्यूजिकल साइंस, डॉक्टर विवेक, मोनू, करण, हसन, पवन, जया म्यूजिकल, उमराज, अब्दुल, अंकित, आचार्य, डॉक्टर अंकित, ऋषु, जेएनवी, बीटीएस फैनगर्ल, डॉक्टर विवेक शुक्ला, उजाला, प्रशांत, एके गेमिंग, नितेश, अंजलि, इमरोज। चलिए जी, बहुत अच्छे, वेल डन। आइए जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आइए बेटा जी आगे चलते हैं बेटा। और डाउटनट पर एक बैच स्टार्ट हो चुका है, सफलता बैच, जो क्लास 9th से लेकर 12th तक के लिए है, और साथ साथ जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। इस कोर्स में सबसे न्यूनतम फीस रखी गई है। आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए भी है, आप अगर फुल टर्म पूरे 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी है। कोई भी जानकारी आपको लेनी है बेटा, ये नंबर घोट कर पी जाइएगा, 012471158250। जब भी कोई जानकारी चाहिए हो डाउटनट से संबंधित, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। कौन से टीचर पढ़ाएंगे, किस तरीके से लेक्चर होंगे, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, और हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारा अगला जो काम जो होता है वो क्या होता है, क्विज होता है। आज क्विज में थोड़े से क्वेश्चंस मैं इंक्रीज करके लाया हूं, ठीक है। आज पहले क्विज में 3 होंगे, और आखिरी क्विज जो लास्ट में होएगा, बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है आज का, ध्यान से सुनिएगा। आज का लेक्चर लंबा होने वाला है, तो आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क डाटा है तो रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए, क्विज का पहला क्वेश्चन आता हुआ फर्स्ट। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है? शुक्राणु अंडाणु में छेद किसके द्वारा उत्पन्न करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एक्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न बच्चों, ग्राफियन पुट्टिका किसकी विशेषताएं हैं? एम्फीबियन यानी उभयचर की अंडाशय की, स्तनधारियों के अंडाशय की, स्तनधारियों की वृषण की, स्तनधारियों के अंडाशय की, या उभयचर के वृषण की? तीसरा प्रश्न, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुयन
में क्या अंतर था? शुक्राणुयन यानी स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन यानी, अरे यार स्पर्मिएशन है ये, और ये है स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु जनन और शुक्राणुयन में क्या अंतर है? बस ये देखो, इसमें ऑप्शंस में से आपको आंसर मिल जाएगा। कर लिया तीसरे का? चलिए, जिनको तीसरा नहीं आया मैं पूरा समय दूंगा एक बार वापस से देखने का। बाकी दो क्वेश्चन बहुत इजी थे। निषेचन के दौरान क्या होता है? शुक्राणु जो है अंडाणु को भेदता है, उसकी झिल्लियों को भेदन करता है। ये करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम किसमें थे? अग्रपिंडक में यानी एक्रोसोम में। करेक्ट आंसर इज सी। मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया है, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था ग्राफियन पुट्टिका किसकी विशेषताएं हैं? ग्राफियन पुट्टिका किस में मिलती हैं? इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़कर भी आए हैं और पढ़कर जानते भी हैं कि ये पुट्टिका है, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से ग्राफियन पुट्टिकाएं जो होती हैं किस में मिलती है बेटा जी? अंडाशय में मिलती हैं। पहली बात, टेस्टीज यानी वृषण में तो मिलेगी नहीं, किस में मिलेगी? अंडाशय में। और कल जाते जाते बताया था ग्राफियन पुट्टिकाएं किस में होती हैं? स्तनधारियों में होती है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तीसरा प्रश्न जो था, जिसमें पूछा था शुक्राणु जनन और शुक्राणुयन में क्या अंतर था? शुक्राणु जनन और शुक्राणुयन में क्या अंतर था? ठीक है, शुक्राणु जनन क्या था? याद करिए, शुक्राणु प्रसू कोशिका का जब संरचनात्मक परिवर्तन हुआ था तो क्या बने थे? शुक्राणु बने थे। उसको हमने बोला था शुक्राणु जनन, यानी कुल मिलाकर शुक्राणु का निर्माण। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। जबकि शुक्राणुयन का मतलब क्या था? जब शुक्राणु कहीं ना कहीं सर्टोली कोशिका से निकलकर शुक्रजनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिका की गुहा में आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शुक्राणुयन। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? स्पर्मिएशन बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये था 3 प्रश्न, और 3 में से 3 कुछ बच्चों के सही हैं, जैसे डॉक्टर ऋतिक के सही हैं, है ना? वेरी गुड ऋतिक बाबू, बहुत ही बढ़िया। उजाला मौर्य के तीनों सही हैं, बहुत ही साफ साफ दिखाई नहीं देता। और कैसे दिखाऊं मैं भाई? तीनों करेक्ट है। खुशी के भी तीनों करेक्ट है, वेरी गुड। चल आगे चलते बेटा जी। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर युग्मक जनन की बात कर रहे थे, जिसमें शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया देख ली थी। बहुत सीधी सादी सिंपल सी थी। ये है बहुत जटिल इसका निर्माण। किसका? अंडाणु का निर्माण, यानी अंड जनन प्रक्रिया, यानी oogenesis। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कृपया करके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो हमें यहां पर बता रखी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से समझाई, और हमारी एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से समझा रखी है। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। खुशहाल कृपया करके डिस्टर्ब ना करें। अभी स्टार्टिंग में कितनी बार आपको बता दिया है? हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। अब कमेंट सेक्शन में भेज दिया करो ना भैया आपने डाउट, कितनी बार तो बोला है आपको। हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा जी यहां पर। और अब आराम से तसल्ली से अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना, अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। कुछ बहुत ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो जानते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिमागी विकास कितना है, और उसके हिसाब से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ज्यादा डीप में भी चला जाऊं तो भी दिक्कत हो जाएगी, और बिल्कुल हल्का सा समझा दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो आराम से तसल्ली से सुनिएगा। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो दोहराइएगा उसको। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूं अपने कमेंट्स, ताकि मेरा फोकस रहे आपके पढ़ाने पर, हाँ, और आपका सुनने पर। ठीक है, आइए अंड जनन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी oogenesis की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कल कि अंड जनन जो होता है वो जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है क्या? अंड जनन। ये हमने कल देखा था।
मैंने आपको कल बताया कि एक लड़की, एक मादा शिशु जो अपनी माता के गर्भ में है, ठीक है, उसका हमने अंडाशय ये निकाला, ठीक है। ये किसका अंडाशय मेरे भाई? ये है मादा शिशु का अंडाशय, ठीक है। ये मादा शिशु का अंडाशय है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें होने वाला है क्या? अंड जनन, जन्म से पहले स्टार्ट। अब क्या क्या चरण होने वाले हैं, गौर से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। यह है जन्म उपकला, कौन है ये? जर्म उपकला थी, इसके नीचे ट्यूनिका, एल्ब्यूजीनिया, विसरल पेरिटोनियम, ये जर्म उपकला है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हमें नॉर्मल तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे 12th क्लास के कोर्स से संबंधित अगर हम देखें तो हमारी बुक में यह लिखा हुआ है कि यही जर्म उपकला जो होती है ये उत्तरदायी होती है, इसी की ही कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं किसका? निर्माण करने के लिए मेरे भाई, याद रखना किसका? अंडाणु का। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगता है नहीं जी, ये उत्तरदायी नहीं होती। अब आपका माथा चकरा जाएगा, आप बोलेंगे सर आपने तो यही बताया था जर्म उपकला। जर्म उपकला की कौन होती है? जर्म कोशिका उत्तरदायी होती है किस चीज के लिए मेरे भाई? किस चीज के लिए? कहीं ना कहीं निर्माण करने के लिए, है ना। लेकिन जब हम डिटेल स्टडी करते हैं, हम कहीं ना कहीं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तब हमें पता लगता है कि नहीं, ये कोशिकाएं उत्तरदायी नहीं होती हैं, कहीं और से कोशिकाएं आती हैं जो अंडाणु का निर्माण करती हैं। जब आप एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, भ्रूणीय अध्ययन करते हैं, मादा भ्रूणीय अध्ययन जब हम करते हैं, तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं 4: कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक। कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक, जिसमें यॉक सैक नामक जो संरचना जो होती है, झिल्ली जो होती है, उसकी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं किसका निर्माण करने के लिए? ऊगोनिया का, अंड जननी कोशिका का, जो वहां से आकर किसमें आती है? अंडाशय में आती है। लेकिन यह चीज हमारे 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है, तो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जितना सफिशिएंट है उस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। आइए, जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है हम उससे समझेंगे। क्या हमारी बुक्स में यह दिया हुआ है कि ये जो जर्म उपकला होती है, देखिए मैं बिल्कुल फेयर तरीके से पढ़ाऊंगा, ना झूठ ना गलत, जो है सो है वो बता रहा हूं, ठीक है। ये है मेरे भाई जर्म उपकला, और इसकी कोशिकाएं जो है वो क्या कहला रही हैं? मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका, जिसको हम एग मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंड मात्र कोशिका भी बोलते हैं, अंड मात्र कोशिका, ठीक है। या इसको अगर ये कंफ्यूजिंग हो जाए तो ए लो, इसको यहां से हटा देता हूं। अभी सिर्फ मादा जर्म कोशिका याद रख लीजिए, बस ये लो, ठीक है। हौले हौले पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जर्म उपकला, किसकी जर्म उपकला? मादा शिशु के अंडाशय की ये जर्म उपकला। अंदर है पीठिका, पीठिका था, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब सुनिएगा, यह है मादा जर्म कोशिका, ठीक है। यह है पीठिका, और पीठिका का किनारे वाला भाग क्या कहला रहा था? वल्कुट, ठीक है। इस वल्कुट में ध्यान से सुनना, इस वल्कुट में क्या मिल रहा है? यह कहीं ना कहीं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया नामक एक स्तर, अगर आपको याद आ रही हो, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया नामक एक स्तर थी। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया नामक स्तर की कुछ कोशिकाएं यहां से निकलकर यहां पर आ रही हैं।
सुनिएगा, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नामक स्तर की कोशिकाएं यहां पर आ गई हैं। ठीक है, अब ये कोशिका कहां आई है, जरा सोचिए। यहां से हटकर यहां से हट रही हैं और कहां पर आ रही हैं सर जी? पीठिका में आ रही है। आ गई, पीठिका में आ गई। किस में आ गई? स्ट्रोमा में आ गई। और इनके अंदर होता है पोषण। ध्यान से सुनना, इनमें है भरा पड़ा क्या? पोषणीय पदार्थ। क्या भरा पड़ा है? पोषणीय पदार्थ। अब ये कोशिकाएं जो यहां से अलग होकर यहां पर आई हैं, इनको हम बोलते हैं क्या बेटा जी? भूल मत जाना, पीठिका कोशिका। पीठिका कोशिका बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। पीठिका कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे, याद रखना, स्ट्रोमा सेल्स। हाँ जी बालक, यहां तक की बात समझ में आई? एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा ताकि ये चीज समझ में आ जाए। हमने बोला जन्म से पहले प्रारंभ हो जाएगा क्या? अंडजनन। ठीक है, हमने बोला ये एक अंडाशय है, किसके? मादा शिशु का। किसका? मादा शिशु का। ठीक है, ड्यूरिंग, जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, एक मादा शिशु जो लगभग 10 दिन का था, लगभग 10 दिन का वो जो शिशु, जो भ्रूण था, उसमें ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, लगभग 10 दिन से स्टार्ट हो गया है। क्या इसमें अंडजनन क्या हुआ था? कहीं ना कहीं, मतलब अंडजनन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। क्या हुआ? कहीं ना कहीं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की कुछ कोशिकाएं यहां पर आ गई हैं, जिनको हमने बोला है पीठिका कोशिका, स्ट्रोमा सेल्स, जो कहां पर आ गई है? पीठिका के वलकुट में। ठीक, फाइनली सिंपल सी बात है। चलें आगे। अब क्या होएगा? जैसे 10 दिन हो जाएंगे, ये मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका, ये मादा जर्म कोशिका, ये, ठीक है, यहां पर ये जो मादा जर्म कोशिका है, ये यहां से अलग होकर इधर आएंगी पीठिका में। ये मैंने आपको बताया, कहां आई? पीठिका में आ गई और आकर दे दनादन यहां पर ये आई और आकर दे दनादन क्या कर रही है? विभाजन कर रही हैं। इनको हम आदि जर्म कोशिका भी बोलते हैं। आदि जर्म कोशिका क्या कर रही हैं बेटा? ये कर रही हैं विभाजन। कौन सा? समसूत्री। ठीक है, और ढेर सारी यहां पर, बहुत सारी यहां पर क्या बनाई है? अंड जननी कोशिका। बहुत सारी क्या बनाई है? अंड जननी कोशिका, जिसको हम ऊगोनिया बोल रहे हैं। क्या नाम दिया है? ऊगोनिया। ठीक है, अब यही चीज को हम इस डायग्राम में अगर देखें तो क्या ये चीज लिखी हुई है? यस, प्रारंभिक जननी कोशिका, जिसको हम जर्म कोशिका बोल रहे हैं, उसने क्या किया मेरे भाई? समसूत्री विभाजन किया और अंड जननी कोशिका बना दी है। क्या ये चीज यहां से यहां तक की मैंने आपको बताई? हाँ, ये बन गई है क्या? अंड जननी कोशिका। देख लीजिए, यही चीज मैंने आपको बताई। आदि जर्म कोशिका, ये लो, ये रही आदि जर्म कोशिका या मादा जर्म कोशिका, यहां से यहां आई और आकर दे दनादन क्या करती जा रही हैं? विभाजन करती जा रही है। और जब विभाजन करेंगी तो बहुत सारी कोशिकाएं बन गई है, जिनका नाम है अंड जननी कोशिका। ठीक है, अब डायग्राम कुछ इस तरीके से होएगा, देखिएगा। ये अंडाशय, इसकी ये स्तर, ठीक है, और ये देखिए ये अंड जननी कोशिकाएं। अंड जननी कोशिकाएं हैं।
इस तरीके से ये अंडजननी कोशिकाएं बन चुकी हैं यहां पर बहुत सारी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये अंडजननी कोशिका कहां बनी है? इस पीठिका के अंदर है। और पीठिका के पर्टिकुलरली कौन से भाग में थी? स्ट्रोमा के कौन से भाग में? वलकुट में है। और इसी वलकुट में कुछ और छोटी छोटी कोशिकाएं थी जो मैंने आपको बताया था, जिनमें पोषण भरा पड़ा है, जिनको अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्या नाम दिया था? पीठिका कोशिका। जो सीरियसली बच्चे सुन रहे हैं, जो चैटिंग नहीं कर रहे हैं, शायद सुन रहे हैं, बातें मत करिएगा। सीरियसली अगर पढ़ने आए तो कृपया करके आपसे अनुरोध है, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करिएगा। ये क्या थी? पीठिका कोशिका। पीठिका कोशिका थी। और ये क्या है सर? ये अंडजननी कोशिकाएं हैं। अंडजननी कोशिका। सिंपल। ये सारा काम हम कब देख रहे हैं? ये oogenesis हम जन्म से पहले देख रहे हैं, जन्म से पहले। ठीक है, 10 दिन के बाद ही स्टार्ट हो गया था ये प्रक्रिया। चलिए, हाँ जी, क्या बन गई है? ये अंडजननी कोशिकाएं बन गई हैं। हाँ जी, बन गई हैं। चलिए, अब आगे क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ये जो अंडजननी कोशिका जो यहां पर बनी है, ये किससे बनी है सर? ये बनी थी इनसे, आदि जर्म कोशिका से बनी थी ना। जरा इस डायग्राम को देखिएगा, ये अंडजननी कोशिका बनी थी। इनका आकार छोटा है, इनको क्या करनी पड़ेगी मेरे भाई? वृद्धि करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? वृद्धि। भैया सिंपल तरीके से, ये कोशिका जो आपने शुक्र जनन में भी पढ़ा था, विभाजन करी, छोटी कोशिका बनाई। छोटी कोशिका पहले विभाजन करेंगी कि वृद्धि करेंगी? वृद्धि करेंगी। चलो जी, यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहलाएगी? गुणन अवस्था। और यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहलाएगी? वृद्धि अवस्था। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, यहां से यहां तक तो विभाजन हुआ, विभाजन हुआ। ये कौन है? मादा जर्म कोशिका। ये लो, ये है मादा जर्म कोशिका। विभाजन किया, छोटी छोटी क्या बनाई? अंडजननी कोशिका। कौन से विभाजन से? समसूत्री से। दंडना दंडन। अब ये जो अंडजननी कोशिका, अब ये क्या करेंगी सर जी? ये करेंगी वृद्धि। क्या करेंगी? ये वृद्धि। ठीक है, अब जब ये वृद्धि करेंगी तब हम इनको बस नाम दे रहे हैं क्या? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक। बस इतनी सी बात थी। जो कल जो बताया था उसको छोड़ दीजिएगा, आज जो बता रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक अंडक। ठीक है, अब इधर देखिए, ये है क्या? अंडजननी कोशिका। अगले स्टेप में डायग्राम के साथ हम फोकस कर कर पढ़ेंगे। ये वापस से वही अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर ये बहुत सारी अंडजननी कोशिका थी। अब ये अंडजननी कोशिका क्या करने वाली है? वृद्धि करने वाली है। क्या करने वाली है? वृद्धि करने वाली है। लेकिन जरा देखिएगा, ये लो, ये अंडजननी कोशिका जिसने वृद्धि करी, एक और उसने भी वृद्धि करी, एक और उसने भी वृद्धि करी, वृद्धि कर रही है। कौन? अंडजननी कोशिका क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। करी वृद्धि सर जी? वृद्धि कर लिया। मैंने कहा ठीक है। वृद्धि करने के बाद मैंने इनको क्या नाम दिया? प्राथमिक अंडक। क्या नाम दिया? प्राथमिक अंडक। देख लो यहां पर लिखा हुआ, प्राथमिक अंडक दिया ना नाम। ठीक है सर, लेकिन उसके साथ साथ देखिएगा, ये थी अंडजननी कोशिका, एक रज्जु के रूप में मिल रही थी। इतना नहीं जाना है, बस इतना। अंडजननी कोशिका, इन अंडजननी कोशिकाओं ने क्या करी मेरे भाई? इन अंडजननी कोशिकाओं ने करी वृद्धि, और जब वृद्धि कर ली तो हमने इनको बोला प्राथमिक अंडक। ये लो, ये अंडजननी कोशिका, इन्होंने वृद्धि करी। लेकिन वृद्धि के दौरान क्या हुआ था? ध्यान से सुनना। यही वो कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर निर्माण करने वाली हैं किसका? अंडाणुओं का। आगे चलकर यही तो उत्तरदायी होंगे किसका निर्माण करने के लिए? अंडाणुओं का। और इनके पास पोषण पदार्थों की कमी है, तो क्या होता है ना, ये जो कोशिका थी ना, ये वाली, कौन? पीठिका कोशिका।
स्ट्रोमा सेल्स। ये पीठिका कोशिका इन अंडजननी कोशिकाओं के ऊपर एक स्तर बना रही है और आकर उनके ऊपर एकत्रित हो जाती है। ऐसे सभी के ऊपर यह कार्य हो जाएगा, सभी के ऊपर इस तरीके से ये पीठिका कोशिका यानी स्ट्रोमा सेल्स आकर एकत्रित हो रही है। चलो जी, ये स्ट्रोमा सेल्स जो थी ये आकर एकत्रित हो गई है किसके ऊपर? प्राथमिक अंडक के ऊपर। ये कौन थी? पीठिका कोशिका, जो आकर क्या हो गई हैं? एकत्रित हो गई है। सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पीठिका कोशिका कौन थी? पीठिका कोशिका वो जो पीठिका में मिल रही थी। कहां से अलग हुई थी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से, जिनके अंदर पोषण भरा पड़ा है। हमने बोला मादा जर्म कोशिका अंदर आई, अंदर आकर क्या किया? विभाजन किया, बहुत सारी क्या बनाई है? ऊगोनिया यानी अंडजननी कोशिका। ये अंडजननी कोशिका ने वृद्धि करी और क्या बन गया? प्राथमिक अंडक। ये अंडजननी कोशिका, इन्होंने वृद्धि करी, क्या बना दिया? प्राथमिक अंडक बना दिया, जिनके ऊपर ये पीठिका कोशिका एकत्रित हो गई है। बस इतनी सी तो बात थी। अब ये जो संरचनाएं जो अंदर भरी पड़ी हैं, ये संरचनाओं का, इस पूरी संरचना का नाम था प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। ये जो कंप्लीट संरचना है, इसका नाम था प्राथमिक पुट्टिका, जिसमें अंदर एक बड़ी सी कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक अंडक, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। और उसके चारों तरफ थी पीठिका कोशिका यानी स्ट्रोमा सेल्स। सिंपल, कोई तकलीफ? चलें आगे। अब आगे क्या होएगा? अब आगे चलने से पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हालांकि नोट डालकर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन याद रखना, एक लड़की के ये अंडजनन कब स्टार्ट हो गया था? 10 दिन के बाद ही ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। एक लड़की जब गर्भावस्था में थी, एक मादा शिशु जब गर्भावस्था में थी, तो 1 महीने का जो गर्भकाल था, ध्यान से सुनना, 1 महीने का गर्भकाल जब था, तो उसमें वो जो मादा शिशु के अंडाशय में लगभग 1500 ड्यूरिंग 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 1500, ध्यान से सुनना, 1500 प्राथमिक पुट्टिका मिल रही है। एक एक चीज को अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। 1500 प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही हैं। 1500 एक अंडाशय में, यह भी याद रखना। किसमें? एक अंडाशय में। एक अंडाशय में, एक अंडाशय की हम बात कर रहे हैं। क्या? 1500 प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर है। हाँ जी, ओके जी, नितेश क्लियर है, वेरी गुड। दुर्गेश, तू बेटा जा सकता है, जा, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गेश गोंड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, कृपया करके जाइए आप। इससे ज्यादा और क्या समझाऊं? बुद्धि जो है थोड़ी सी शार्प करो मेरे भाई। दंडना डंडन, सैफुल, वेरी गुड। सर आप कल लाखों बताए थे। अरे मेरे भाई, 1 महीने का ही तो हुई है बच्ची, 9 महीने के गर्भकाल में। अभी सिर्फ 1 महीने तक की बात करिए तो 1 महीने में 1500 हुई हैं। आगे आने वाले समय में देखिए लाखों हो जाएंगे। अभी तो पूरा थोड़ा ना हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब साहब ये बन गई है प्राथमिक पुट्टिका। इतना धीरे धीरे बता रहा हूं, इतनी सिंपल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बाबू और कुछ नहीं कर सकता हूं मैं।
स्लोली स्लोली समझा रहा हूं। और क्या चाहते हो? चलिए अब आगे चलते हैं। ये सर हमारी बन गई है क्या? प्राथमिक अंडक, जिसके बाहर क्या थी? पुट्टिकाएं। कौन? सॉरी, जिसके बाहर थी क्या बेटा जी? आपकी कौन? हमारी पीठिका कोशिकाएं। और इस संरचना को हमने नाम दिया था प्राथमिक पुट्टिका। ठीक है, चलें अब क्या होएगा? अब चरण दर चरण ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इस एक संरचना को बाहर निकाल रहा हूं, देखिएगा। यह है बेटा जी हमारा द्विगुणित प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, जिसके बाहर कौन? पीठिका कोशिका, जो क्या दे रही है इसको? अंदर पोषण दे रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ये कौन? ये पीठिका कोशिका। ये इस चैप्टर के दो ही ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए आराम से समझाने का उद्देश्य था। नहीं तो मैं भी फिर खींच देता, फिर ऊपर से चला जाता, वही एनसीईआरटी का बता देता, नहीं आता, फिर दिक्कत हो जाती। पीठिका कोशिका, प्राथमिक अंडक, पूरी संरचना प्राथमिक पुट्टिका। अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 1 महीने तक की बात करिए। उस 1 महीने में 1500 प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही है। एक बच्ची जो अपनी मम्मी के यूट्रस में है, गर्भाशय में है, जो कितने महीने की हुई है? 1 महीने का हुआ है वो भ्रूण, उसके उस लड़की का भ्रूण जो अभी 1 महीने का है, उसकी एक अंडाशय में 1500 प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे चरण में क्या होने वाला है देखिएगा। अभी अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ये जो कोशिका थी प्राथमिक अंडक, जो द्विगुणित थी, ये अपने चारों तरफ एक आवरण स्त्रावित कर रही है। किसने आवरण स्त्रावित किया मेरे भाई? प्राथमिक अंडक ने एक आवरण स्त्रावित किया है। गौर से सुनिएगा, प्राथमिक अंडक ने एक आवरण स्त्रावित किया, एक झिल्ली का निर्माण किया है। अब आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोच समझकर मुझे यह बताइएगा, इस संरचना में और इस संरचना में आपको क्या फर्क दिख रहा है? इसमें, 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 इसमें। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये पहला और ये दूसरा। क्या दिखाई दे रहा है? सर यहां पर प्राथमिक अंडक है। मैंने कहा हां, यहां पर भी ये कौन है? प्राथमिक अंडक। सर बाहर कौन थी? पीठिका कोशिका। मैंने कहा हां, ये भी अभी भी कौन है? पीठिका कोशिका। लेकिन सर इन दोनों के बीच में अब एक झिल्ली का निर्माण हो गया, और वो झिल्ली जो इस प्राथमिक अंडक ने बाहर स्त्रावित करी है। और झिल्लियां किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से, मुख्य रूप से। नाउ दिस झिल्ली, ये जो मेम्ब्रेन जो इस प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर स्त्रावित करी है, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। मैंने कहा था आज एक एक चीज को आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आने वाली है। हौले हौले पढ़ेंगे तभी चीज समझ में आएगी। यहां पर फर्स्ट स्टेप में ये था, उसके बाद मतलब ये चीज हमने अभी अभी देखी। यहां पर 1 महीने का जो गर्भकाल था, 1 महीने की जो मादा शिशु भ्रूण था, उसके अंदर ये क्या थी? प्राथमिक पुट्टिकाएं। अब इसके बाद क्या हुआ था? प्राथमिक पुट्टिकाओं में जो प्राथमिक अंडक जो था, उसने अपने बाहर एक आवरण स्त्रावित किया जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। सिंपल। चलें आगे। अब क्या होएगा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है मेरे भाई यहां तक? जल्दी से मुझे बताएंगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें 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 चलें, चलिए
अब क्या होएगा, अब ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। सर पुट्टिका का नाम दूसरा नाम कणिकीय कोशिका भी हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मेरे भाई, इनको कणिकीय कोशिका भी बोलते हैं। लेकिन अभी रुको, अभी कणिकीय कोशिका नहीं बोलेंगे, अभी रुको, तनिक वेट करो, अभी ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, लगभग ये हमारे 2 स्टेप हो गए हैं। अब तीसरा, लगभग 5वें महीने का जो गर्भकाल था, 5वें महीने का जो गर्भकाल था, उसमें जो प्राथमिक पुट्टिका जो थी, प्राथमिक पुट्टिकाएं जो हैं, ध्यान से सुनना, प्राथमिक पुट्टिकाएं जो हैं, जो ये वाली जो प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं, जिनमें अब क्या आ गई है, जोना पेलुसिडा आ गई है। ठीक है, इन प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले कितनी थी जरा सोचिए, 1 महीने के गर्भकाल में एक अंडाशय में कितनी थी, 1500 थी। ये और बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 5वें महीने के गर्भकाल में ये प्राथमिक पुट्टिकाएं, ये वाली जिनमें क्या आ गई है, जोना पेलुसिडा, इनकी संख्या जो है वो लगभग 5 मिलियन हो गई है प्रति अंडाशय। कितनी हो गई है, 5 मिलियन प्रति अंडाशय हो गई है। जरा सोचिए, एक अंडाशय में लगभग कितनी थी, 1 महीने की थी जब वो गुड़िया, लड़की, शिशु, मादा, भ्रूण, कितनी थी, एक अंडाशय में 1500 थी। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग कितनी हो गई है मेरे भाई, ये 5 मिलियन तक हो गई है। कौन से महीने में, 5वें महीने में। वहीं 6ठे महीने में, 6th मंथ में, 6ठे महीने में यह संख्या किसकी, प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या, प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या जो है वो 5 मिलियन से लगभग 7 मिलियन तक हो जाती है। 7 मिलियन प्रति अंडाशय, यानी एक अंडाशय में 6ठे महीने के गर्भकाल तक एक अंडाशय में लगभग 7 मिलियन क्या हो जाती हैं आपकी प्राथमिक पुट्टिका। मिलियन तो समझ सकते हैं ना, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, 10 लाख, तो 7 मिलियन कितना हो गया, जरा सोचिए, 70 लाख। कितना हो गया, 70 लाख। अब बताओ, जो कह रहा था सर आपने तो लाखों कही थी, ये ले मेरे भाई, 6ठे महीने के गर्भकाल तक 70 लाख क्या मिल रही है प्राथमिक पुट्टिका, किसमें, प्रत्येक अंडाशय में। चले, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझानी जरूरी है, जो इस चैप्टर की नहीं है, किसी और चैप्टर की है। कौन से चैप्टर की है, आइए समझते हैं। उस चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो है, इस चैप्टर की थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। काहे, बताना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी आगे की प्रक्रिया। देखिए, जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं 11th क्लास में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से संबंधित है, तो यही इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की बात क्यों करने वाले, क्योंकि संबंध आने वाला है। क्या आने वाला है, देखिए, कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री होता है ना। मैं अगर आपसे बोलूं अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ठीक है, उस अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दो विभाजनों से बना होता है। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम, आप बोलेंगे सर हम जानते हैं, मैंने कहा वेरी गुड, और एक होता है अर्धसूत्री द्वितीय, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब ये जो अर्धसूत्री प्रथम जो होता है, ये भी 4 अवस्थाओं से बना होता है। कौन कौन सी, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार अर्धसूत्री सेकंड भी 4 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है।
प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, सेकंड एनाफेज, सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है, सिंपल सा था, आप जानते हैं, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कई कि ये जो प्रोफेज 1 जो होती है ना, प्रोफेज 1, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, अब ये जो पूर्वावस्था प्रथम जो होती है, ये सबसे लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये खुद 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है? 5। कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा PMAT? हां जी, PMAT। PMAT, हां सर। पार्थ सर मुझे आकर एक थप्पड़ लगाओ, हैं? ऐसा बोल रहे हो क्या? पार्थ सर मुझे आकर एक पेट्टी करो, थप्पड़ लगाओ, हैं? चलो, प्रोफेज फर्स्ट जो है इसकी भी 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं? नाम जरा सुनिएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। हां जी, 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इनको हिंदी में भी बता दूं। तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। लो जी, अरे भैया ऐसे ही थोड़ना है, समय लगा है याद करने में, वर्षों की मेहनत है। ऐसे ही थोड़ना कि हिंदी में भी याद कर लिया और इंग्लिश में भी याद कर लिया। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। लता जरा पानी दे दो, हैं? ठीक है, लता जरा पानी दे दो। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर लता की जगह लक्ष्मी कर दो, ललिता कर दो, लालू राम कर दो। ठीक है, चल, तो ये बताना जरूरी था। अब क्यों जरूरी है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, समझना इस चीज को। क्या कि मान लो ये एक कोशिका है और ये है द्विगुणित कोशिका, और इसमें अगर मुझे क्या कराना है, अर्धसूत्री। फोकस करना इधर, ध्यान से सुनिएगा, फोकस करना, केंद्र इधर होना चाहिए। अगर मुझे अर्धसूत्री विभाजन कराना है इस कोशिका में, तो सबसे पहले क्या होएगा सर जी? सबसे पहले होएगा अर्धसूत्री प्रथम। मैंने बोला हां होगा। सबसे पहले क्या होएगा इसमें? अर्धसूत्री प्रथम। होगा ना? होगा ना सर? अर्धसूत्री प्रथम में सबसे पहले क्या होएगा? मैंने बोला प्रोफेज 1 होएगा। वो बोला हां सर प्रोफेज 1 होएगा। प्रोफेज 1 में सबसे पहले लेप्टोटीन, मैंने कहा हां। फिर जाइगोटीन, मैंने कहा हां। फिर पैकिटीन, मैंने कहा हां। फिर डिप्लोटीन, मैंने कहा हां। फिर डायाकाइनेसिस, मैंने कहा हां। यानी क्या कंप्लीट हो जाएगा? प्रोफेज 1। चलो जी, अर्धसूत्री फर्स्ट का प्रोफेज 1 हमने करा दिया कंप्लीट। ठीक है, डंडना डंडन। चलो, उसके बाद क्या होएगा? मेटाफेज फर्स्ट। मैंने कहा चलो मेटाफेज फर्स्ट भी कंप्लीट करा दिया, एनाफेज फर्स्ट भी कंप्लीट करा दिया, टीलोफेज फर्स्ट भी कंप्लीट करा दिया। जब ये चारों हो जाएंगी तो बांगड़ू जरा दिमाग लगाओ, जब ये चारों हो जाएंगी, ये चारों अवस्थाएं हो जाएंगी, यानी अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हो जाएगा, तो ही 2 कोशिका बनती हैं अगुणित। तो ही 2 कोशिका बनती हैं अगुणित। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई ना? कोई तकलीफ तो नहीं थी। हमने अर्धसूत्री प्रथम की चारों अवस्थाएं करा दी, तो ही 2 अगुणित कोशिका बनेंगी इससे। सिंपल। ठीक है, अब आप देखिएगा कहानी कैसे पलटेगी, जज्बात कैसे पलटेंगे, वक्त कैसे बदलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमने बोला ये थी कौन? ध्यान से सुनिएगा। 6ठे महीने में जो प्राथमिक पुट्टिकाएं थी,
कौन? ये, जिनके अंदर कौन था? प्राथमिक अंडक था, जिसके बाहर कौन? जोना पेलुसिडा, और बाहर कौन? पीठिका कोशिका, है ना, है ना। अब हम इस प्राथमिक अंडक में कराएंगे, स्टार्ट कराएंगे। क्या स्टार्ट कराएंगे मेरे भाई? ध्यान से सुनना। जो प्राथमिक अंडक जो है, मैं इसको बनाऊंगा भी। ये देखो, ये प्राथमिक अंडक जो द्विगुणित था, जिसके बाहर, ध्यान से सुनना, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा की स्तर थी, जिसके बाहर आपकी पीठिका कोशिकाएं हैं। अभी ध्यान से सुनना, कौन सी कोशिकाएं हैं? ये पीठिका कोशिकाएं हैं, ठीक है। इस प्राथमिक अंडक में जो अंदर जो कोशिका है, ये प्राथमिक अंडक कौन है? कोशिका, है ना। इसमें जन्म से पहले, ध्यान से सुनना, जन्म से पहले, अभी तक जन्म नहीं हुआ ना, अभी हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ ना, चलिए, अभी प्राथमिक अंडक जो थी, इसमें हमने स्टार्ट करा दिया अर्धसूत्री प्रथम। क्या स्टार्ट करा दिया? अर्धसूत्री प्रथम, यानी अर्धसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री प्रथम क्या करा दिया? स्टार्ट करा दिया इसमें, ठीक है सर। अब अर्धसूत्री प्रथम का सबसे पहले क्या होएगा सर जी? प्रोफेज 1 होगी। मैंने कहा हां जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या हुई? लैक्टोटीन हो गई, जाइगोटीन हो गई, पैकेटीन भी हो गई, और डिप्लोटीन चल रही थी, और यहां पर डिप्लोटीन में ये चक्र, ये विभाजन रुक गया। कौन सी अवस्था में रुक गया? डिप्लोटीन अवस्था में आकर ये अर्धसूत्री प्रथम रुक गया। प्रभु आप मुझे बता दो, अगर ये यहां पर रुक जाएगी, अगर ये कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम की प्रोफेज 1 की कहीं ना कहीं अगर यहां पर रुक गई, यानी इसके बाद क्या नहीं हुआ सर? इसके बाद ये नहीं हुआ। तो जरा सोचिए, जब ये नहीं हुआ, यानी प्रोफेज 1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेटाफेज 1 भी नहीं होगा, तो एनाफेज 1 भी नहीं होगा, तो टीलोफेज 1 भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों कोशिका बन जाएंगी? क्या इस कोशिका से नहीं बनेगी? यानी ये प्राथमिक अंडक अभी 2 कोशिका नहीं बना रही। ये जो प्राथमिक अंडक है, इससे 2 अगुणित कोशिका नहीं बनेंगी, क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम की प्रोफेज 1 की द्विपट अवस्था यानी डिप्लोटीन अवस्था में आकर यह विभाजन यहीं पर रुक गया है। बस इतनी सी बात थी। बताएं, क्या यह चीज समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6ठे महीने में, ध्यान से सुनिएगा, 6th मंथ जो था, किसका? गर्भकाल का। क्या था? 6ठा महीना था गर्भकाल का। उस 6ठे महीने में, गर्भकाल में, प्रत्येक अंडाशय में कितनी प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं? ये हमने बोला सर 7 मिलियन क्या मिल रही हैं? प्राथमिक पुट्टिका। मैंने कहा जी जबरदस्त, 7 मिलियन क्या मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका। ठीक है सर जी, आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया यहां तक। और इन 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका में, इन 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका में अर्धसूत्री प्रथम की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन में ये विभाजन आकर रुक गया। नीचे लाल पट्टी हटा दीजिएगा, विभाजन रुक गया है। कितने बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है? नहीं, कोई पीढ़ी एकांतरण नहीं हो रहा है मेरे भाई अभी। यहां तक की बात
कितने बच्चों को क्लियर है और कितने रुके हुए हैं और कितने चले गए हैं, ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पेशेंस नाम की चीज आजकल के बच्चों में रही नहीं है, सुनने की क्षमता रही नहीं है। बस कुछ ऐसे टीचर चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसमें नाचे टीचर, मजाक उड़ाए, मजाक बनाए तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो बोरिंग लेक्चर में टिकते ही नहीं है। क्या है ना, आजकल का यही हो चुका है, टीचर नाचेगा, टीचर मजाक करेगा, टीचर ये करेगा, टीचर उठपटांग चीज करेगा तो ही बच्चा रुकेगा, तो ही मजा आएगा, है ना। ठीक है, वो भी चीज जरूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो भी जरूरी है। अरे भैया, इंटरेस्ट बनाए रखना है आपका तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उस कुछ ना कुछ के चक्कर में ना कई बार फोकस पढ़ाई पर नहीं हो पाता है। सर जी आप लाइव कितने बजे आते हो? बेटा 12:30 बजे आता हूं। कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं, ये हकीकत है बेटा, ये हकीकत है। आइए आगे थोड़ा सा और हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होएगा? सर जी 6ठा महीना था गर्भकाल का, जिसमें 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही थी, और उन 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाओं में जो अर्धसूत्री प्रथम जो था वो प्रोफेज 1 उसमें स्टार्ट हो गया था, लेकिन डिप्लोटीन अवस्था में आकर वो रुक गया। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब क्या होएगा? सर अब 6 महीने से लेकर 9 महीने तक क्या होने वाला है? तो बाबू अब 6 महीने से 9 महीने के गर्भकाल में या गर्भकाल के दौरान क्या होगा? अब 6 महीने से 9 महीने के गर्भकाल के दौरान जहां 7 मिलियन कहां मिल ली थी भैया? कहां मिल ली थी? यूपी में ऐसे बोलते रहे, कहां मिल ली थी भैया? हाँ जी, 7 मिलियन क्या मिल रही थी मेरे भाई? प्राथमिक पुट्टिका मिल रही थी। 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका मिल रही थी ना, किसमें? एक अंडाशय में, एक अंडाशय में, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं विभाजन कौन सी अवस्था में रुका हुआ है? डिप्लोटीन अवस्था में रुका हुआ है। यहां तक मैंने आपको बताया। अब 6ठे महीने से लेकर 9वें महीने तक क्या होएगा? क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। और क्या होगा? अंग्रेजी में बोला जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। क्या नाम दिया? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, ठीक है। पुट्टिका जीर्णता, पुट्टिका जीर्णता। अब क्या मतलब है भैया इसका? एट्रेशिया, जीर्णता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं जीर्ण का मतलब ही क्या होता है। सोचिए, मैं बोला मेरे अंदर जीर्ण अवस्था आ रही है। जीर्ण का मतलब ही क्या होता है? बुढ़ापा, यानी कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, कहीं ना कहीं कोई चीज घट रही है, उसको हम बोलते हैं जीर्णता। 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही थी एक अंडाशय में 6ठे महीने के गर्भकाल के दौरान, 9वें महीने के गर्भकाल के दौरान, ड्यूरिंग 9 मंथ, या जन्म भी तो बोल सकते हैं। आओ जी, गुड़िया आने वाली है, बोलते हैं ना लक्ष्मी आने वाली है। जन्म होने वाला है किसका? लक्ष्मी का। क्या? जन्म के समय या 9वें महीने का गर्भकाल जैसे ही खत्म होने वाला, जन्म होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये जो 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाएं थी, ये धीरे 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 3 महीने के दौरान, 6 to 9 मंथ कितना हो गया? 3 महीना हो गया ना। इन 3 महीनों की ड्यूरेशन में ये धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, खत्म हो रही थी। कितनी रह गई थी? 2 मिलियन प्रति अंडाशय। ये अब हमारे एनसीईआरटी की लाइन है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कपल ऑफ मिलियन। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ी, और जोड़ी का मतलब 2। कपल ऑफ मिलियन का मतलब 1 मिलियन का कपल कितना हो गया? 2 मिलियन। यही तो हुआ ना मीनिंग। तो हमेशा एनसीईआरटी ना बड़ी छात्र चीज है, छात्र। ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगी, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो भैया कहीं ना कहीं 2 मिलियन अंडाशय, 2 मिलियन
प्राथमिक पुट्टिका, 2 मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाएं, प्राथमिक पुट्टिका, 2 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका प्रति अंडाशय मिल रही है ड्यूरिंग द जन्म। लक्ष्मी आ गई और अपने एक अंडाशय में कितने मिलियन प्राथमिक पुट्टिकाएं लेकर आ रही है? 2 मिलियन। तो जरा सोचिए, एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके दोनों अंडाशयों में कितनी प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं? 4 मिलियन, यानी 40 लाख टोटल क्या मिल रही हैं? टोटल दोनों अंडाशयों को मिलाकर 40 लाख। आप बोलेंगे सर 2 मिलियन लिखा है आपने, 40 लाख कैसे कर दिया? अरे भाई, एक अंडाशय में 2 मिलियन, तो एक लड़की पैदा हो रही है सामान्य रूप से, तो अपने साथ कितने अंडाशय लेकर आ रही है? 2। एक अंडाशय में 2 मिलियन, तो दूसरे में भी 2 मिलियन, टोटल कितने? 4 मिलियन, यानी 40 लाख क्या हो गए हैं? प्राथमिक पुट्टिकाएं। गुड आफ्टरनून सर। बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या यहां तक की कहानी एक एक बच्चे को मेरी जुबानी समझ में आनी कि नहीं आनी? जरा जल्दी से मुझे बतानी। हाँ जी। ना 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 ना, अभी ग्रोथ व्रोथ नहीं, अभी रुक जा, अभी रुक जा। प्राथमिक पुट्टिका की ग्रोथ नहीं होएगी प्रभु, थम जा, रुक जा। अभी प्राथमिक पुट्टिका की ग्रोथ भी कराएंगे। कब कराएंगे? तनिक वेट करो, वेट करो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, अभी वेट करो, अभी प्राथमिक पुट्टिका भी ग्रोथ करेगी। चलें आगे, चलें, कोई कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम, क्लियर। आइए, अब हो गया जन्म। हाँ जी, जन्म 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 साथ चलना है, जो भी है गाना, ठीक है। आइए, अब क्या हो गया है मेरे भाई? जन्म हो गया है और लड़की हो गई है पैदा, घर में आ गई है लक्ष्मी। कई ऐसे परिवार हैं जब लड़की पैदा होती है तो बड़े दुखी होते हैं, है ना? और कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत खुश भी होते हैं। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर जब लड़की हुई थी तो बहुत खुशी हुई थी। लड़का हुआ था तो भी खुशी हुई थी, लड़की हुई थी तो भी खुशी हुई थी। लेकिन आज भी कई ऐसे, मैं बोलूंगा, मंद बुद्धि लोग भी होते हैं, जब लड़की पैदा होती है तो पता नहीं काहे दुखी हो जाते हैं। यस, मैंने देखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाई। कुछ ऐसे परिवार थे, लड़का पैदा हुआ तो लड्डू पेड़े बांट रहे, और लड़की पैदा, ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है, घर में लक्ष्मी आई है, निकल तो रहा है लक्ष्मी आई है, लेकिन खुश नहीं है अंदर से। ऐसे भी होते हैं। चलिए आइए बेटा जी, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जन्म हो गया, अब क्या होएगा? सर अब जन्म हो चुका है, अब जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक क्या होगा? जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक, यानी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होगा? है ना? पूछेंगे ना सर, जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक, प्यूबर्टी तक क्या होगा? तो वो जो 2 मिलियन थी ना मेरे भाई, ये जो 2 मिलियन थी, ये और कम हो रही है। ये जो 2 मिलियन थी ना, ये और भी कम होएंगी। ये 2 मिलियन जो थी ना, कौन? प्राथमिक पुट्टिका। अभी प्राथमिक पुट्टिका में कोई विकास नहीं हो रहा, अभी यूं की यूं है। प्रति अंडाशय ये बस कम होती जा रही हैं यौवन प्राप्ति तक। यौवन प्राप्ति तक लगभग 60 से 80 हजार। कहां कितनी मिल रही थी जरा सोचिए? 2 मिलियन यानी 20 लाख एक अंडाशय में मिल रही थी। यौवन प्राप्ति तक ये भी क्या हो रही है? वापस से इनमें क्या आ रही है? जीर्णता आ रही है। 80 हजार प्रति अंडाशय क्या मिल रही है? प्राथमिक पुट्टिका। ठीक है जी,
ओके जी, अब क्या होगा? अब मुझे बताएं, अब एक लड़की में आ चुकी है यौवन प्राप्ति। कई जगह कई बुक्स में 10 से 12 साल है, कई में 12 से 13 है। मोस्टली आप याद रखिएगा 10 से 12 साल, क्योंकि थोड़ा सा अर्ली आ जाती है मेल्स से। 11, 12, 10 से 12। जैसे ही 10 से 12 वर्ष या 12, बेटर ये रहेगा 11 से 12 कर दो। आ लो जी, 11 से 12 या 11 से 13 वर्ष, बस। जब एक लड़की 11 से 13 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, थोड़ा सा मेल से पहले, बस इतना सा है ना, 10 से 12, 11 से 13, इतने वर्ष की जब हो जाती है। कईयों में लेट भी आती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 10 से 12 में आ जाएगी, फिक्स 11 से 13 में आ जाएगी। किसी में और अर्ली भी आ सकती है, किसी में और लेट भी आ सकती है। डिपेंड्स करता है बेटा जी ये फिजियोलॉजी पर, कार्यकी पर, किसकी? उस लड़की की शारीरिक कार्यकी पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं, एवरेज अगर हम औसतन देंगे तो 10 से 14 लिख दूंगा, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी में थोड़ा और लेट हो जाती है, किसी में 10 साल भी हो जाती है। इतना सफिशिएंट है, हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद था क्या? यौवन प्राप्ति हो गई है, लड़के से पहले हो जाती है। अब जैसे यौवन प्राप्ति होती है तो अब क्या होगा? यौवन प्राप्ति के समय एक अंडाशय में लगभग इतनी प्राथमिक पुट्टिकाएं थी। ठीक है, ये अंडाशय है। अब ध्यान से सुनना, ये वो लड़की जिसमें यौवन प्राप्ति हो चुकी है, यौवन प्राप्ति हो चुकी है, प्यूबर्टी आ चुकी है। और जब प्यूबर्टी आ जाती है मेरे भाई, प्यूबर्टी आ जाती है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं यौवन प्राप्ति आ जाती है, एक चक्र भी चालू होता है। नाम सुना होगा आपने, आर्तव चक्र। कहीं ना कहीं मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, अगर पीयूष ग्रंथि से एलएच एफएसएच निकलवाएगा, एलएच और एफएसएच आ रहे हैं, इतना जानते हैं, पहले भी पढ़ाया हुआ है। यौवन प्राप्ति हो गई है, जीएनआरएच निकला है, जीएनआरएच ने एलएच और एफएसएच निकलवा दिया है। ये आप जानते हैं एलएच एफएसएच कहां से निकलेगा। जो नहीं जानते हैं, बांगड़ू पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा। सर एलआई क्यों नहीं किया? मैं नहीं आऊंगा। क्या है मेरे भाई? सर कितनी देर तक रहता है? आज तो थोड़ी लंबी चलेगी क्लास, मैंने बोला था। यौवन प्राप्ति, प्यूबर्टी आ गई है, जीएनआरएच निकला, हाइपोथैलेमस से कहीं ना कहीं एलएच एफएसएच निकलवा दिया। अब मेन चीज है क्या? ये एफएसएच। अभी एलएच छोड़ो, एलएच को बोला अभी रुक जा। पहले कौन? आप। कौन? एफएसएच। क्या करने वाले हैं इधर देखिएगा। हमने बोला यौवन प्राप्ति के अंदर एक अंडाशय में कितनी? 60 से 80 हजार प्राथमिक पुट्टिका है ना। मैं इनमें से एक दिखा रहा हूं, ये देखो, ये एक प्राथमिक पुट्टिका। अब यहां से जो चीज समझने वाली है उसको फोकस करना, नहीं तो हिल जाएगा माथा और गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। सर आई एम मैथ स्टूडेंट बट ऑल्सो आई एम हेयर। अरे वाह, क्या बात है राहुल पाल, जियो बालक। चलो, क्या बात है, मैथ वाले बच्चे भी लेक्चर सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया, तरक्की कर रहा हूं मैं। मैथ वाला बच्चा भी मेरी क्लास में आ रहा है। अरे बायो वालों, कुछ तो ध्यान से सुनो। चलिए जी, ये कौन है मेरे भाई? ये है प्राथमिक अंडक। ठीक है, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा, जिसके बाहर पुट्टिका कोशिकाओं की स्तर थी। अब जरा सोचिए, ये संरचना हम बहुत देर पहले देख चुके हैं। बस क्या हो रहा है? जीर्णता आ रही है, संख्या कम हो रही है। यौवन प्राप्ति के समय इतनी प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं। प्राथमिक पुट्टिकाओं में अंदर कौन था? प्राथमिक अंडक था। ये अंदर कोशिका कौन है? प्राथमिक अंडक है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम रुका हुआ था। क्या रुका हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था ना। कहां? प्रोफेज 1 की, किसमें? डिप्लोटीन में। अब मेरे भाई बालक बालिकाओं, ठीक है बेटा, ओमपाल पहले ना पूरी क्लास अटेंड कर स्टार्टिंग से, तब आएगी चीज समझ में। देखो,
एफएसएच रिलीज हुआ कब? यौवन प्राप्ति के समय। अब ये एफएसएच, अरे इतना ही आसान होता, पढ़ाई इतनी आसान होती तो फिर सब कुछ आसान ना लगता। पढ़ाई सबसे टफ लगती है ना आपको, क्यों? क्योंकि होती टफ है, दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे थोड़ना है, कोई पत्थर थोड़ना घिसना है, कोई फिजिकल वर्क थोड़ना है, मेंटल वर्क है। दिमाग घिसना पड़ेगा तभी आएगा समझ में। और जो दिमाग नहीं घिस पा रहे हैं, दिमागी रूप से मेरे ख्याल से बहुत वीक हैं, कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। एफएसएच निकला। अब ये एफएसएच, ध्यान से सुनना, दो कार्य करा रहा है। सबसे पहला कार्य सुन लीजिएगा मेरे भाई, ये एफएसएच आकर प्रेरित करेगा अर्धसूत्री प्रथम को कंप्लीट कराने के लिए। कई बुक्स में लिखा हुआ, कई बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। जहां लिखा हुआ है वहां से मैंने देखा और मुझे पता लग गया कहीं ना कहीं ये जो अर्धसूत्री प्रथम जो रुका हुआ था जन्म से पहले, कहां पर? डिप्लोटीन अवस्था में, उसको आगे स्टार्ट कराने का काम कौन करेगा? ये एफएसएच आएगा, प्यूबर्टी पे निकलेगा, यौवन प्राप्ति पे निकलेगा। यौवन प्राप्ति पे निकलने के बाद ये एफएसएच अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट कराएगा, यानी डिप्लोटीन के आगे डायाकाइनेसिस करा देगा, यानी प्रोफेज 1 हो जाएगा, फिर मेटाफेज 1 हो जाएगा, फिर एनाफेज 1 हो जाएगा, फिर टीलोफेज 1 हो जाएगा, यानी फाइनली कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 बनेंगी। लेकिन रुको, तनिक रुको, हमने बोला ये सर प्रेरित करेगा, ये कंप्लीट कराएगा, ओके। लेकिन उससे पहले, ये कंप्लीट कराने से पहले एक और कार्य कर रहा है। कौन? एफएसएच। अब क्या कार्य कर रहा है? सुन लो, क्योंकि अब ना चीज थोड़ी सी भारी होने वाली है। मुझे बताएं ये क्या है? ये क्या था? सर ये अंडाशय था। इस अंडाशय में ये क्या था? सर ये पीठिका थी। इस पीठिका में कहीं ना कहीं वो कोशिकाएं थी जिनको हमने पीठिका कोशिका बोला था, जो अभी भी और भी हैं। अभी तो एक स्तर चढ़ी हुई थी ना, पीठिका कोशिका की एक स्तर चढ़ी हुई थी। हाँ सर, अब क्या होगा? अब सर ये एफएसएच क्या करेगा? और इन पीठिका कोशिका को प्रेरित करेगा चढ़ने के लिए इनके ऊपर। अब आप मुझे बताएं, क्या ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी? देखना, प्राथमिक अंडक जिसमें अभी हम नहीं करा रहे, रुक जाओ, वेट करो, अभी ये कंप्लीट अभी कराएंगे। कराएगा कौन? एफएसएच कराएगा। लेकिन अभी कराने से पहले ये प्राथमिक अंडक जिसके अंदर, जरा जल्दी से तुरंत देखिएगा फटाफट, ये कौन थी? जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके बाहर कौन मेरे भाई? इसके बाहर कौन? सर ये पीठिका कोशिकाओं की एक स्तर थी, लेकिन एफएसएच ने आकर कहा कि पीठिका कोशिकाओं थोड़ी सी और चढ़ जाओ। लो सर, एक और स्तर बन गई। ये सब काम कब हो रहा है मेरे भाई? ये सारा विकास कब हो रहा है? जब यौवन प्राप्ति हुई है। लो सर, एक और चढ़ा दी। आप बोलेंगे सर एक और क्यों चढ़ाई? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सोच समझकर मुझे बताओ। ये पीठिका कोशिका जो थी, ये क्या प्रदान करने वाली थी? पोषण। इनसे ले लिया और चाहिए और चढ़ा दी, एक और स्तर बना दी। अभी और नहीं थमा, एफएसएच ने बोला और चढ़ाओ। लो जी, और चढ़ा दी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जब प्राथमिक पुट्टिका में, इस प्राथमिक पुट्टिका में एक स्तर थी किसकी? पीठिका कोशिकाओं की, तो हमने इसको बोला था प्राथमिक पुट्टिका। जब 2 चढ़ी, द्वितीय पुट्टिका, 3 चढ़ी, तृतीय पुट्टिका। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। वेट, सुनो। नहीं, आप नहीं मानोगे, आप लोग बातें करोगे। कर लो मेरे भाई, मेरा काम है पढ़ाना। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो तो जयराम जी की। हाँ जी, क्या था? फिर से सुनो, बार बार दोहराऊंगा। हाँ जी, क्या था?
एक स्तर थी पीठिका कोशिकाओं की, प्यूबर्टी के टाइम पे, यौवन प्राप्ति के टाइम पे एफएसएच निकला। इस एफएसएच का ये वाला कार्य अभी भूल जाओ, बताऊंगा, लेकिन पहले बता दिया, गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये भी आएगा। लेकिन उससे पहले ये एफएसएच ने क्या करा, यहां पर जो ये पीठिका कोशिका और भरी पड़ी है किसमें, पीठिका में, उनसे बोला और चढ़ो, एक स्तर चढ़ गई। जैसे ही एक स्तर चढ़ेगी, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा क्या, द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका। क्या नाम दिया मेरे भाई, द्वितीय पुट्टिका। क्यों, कितनी स्तर चढ़ गई है पीठिका कोशिका की, 2। लो सर एक और चढ़ाते हैं, हम बाज नहीं आएंगे, एक और चढ़ाते हैं। ये अभी भी प्राथमिक अंडक, ठीक है, जिसके बाहर जोना, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर आप मुझे बताएं, 2 स्तर थी ना, थी ना, 2 स्तर थी ना। अब इधर देखना, ध्यान से देखिएगा, एक स्तर पीठिका कोशिकाओं की, एक स्तर, दूसरी स्तर, और जी ये तीसरी स्तर। कितनी स्तर हैं सर जी, 3 स्तर हैं, कितनी स्तर हैं सर जी, 3 स्तर हैं। देख लो मेरे भाई, फिर से देख लो, ये एक स्तर, ये दूसरी स्तर जो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और ये तीसरी स्तर। कितनी स्तर हैं, 3 स्तरें हैं किसकी, पीठिका कोशिकाओं की। सुनना, ये पीठिका कोशिकाओं की जब 3 स्तर बनती हैं तो ये संरचना क्या कहलाएगी मेरे भाई, तृतीय पुट्टिका। और इस तृतीय पुट्टिका का लक्षण है क्या, ध्यान से सुनना, इस तृतीय पुट्टिका का एक लक्षण है क्या, कि इसके अंदर एक खाली जगह का निर्माण होता है, खाली गुहा का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। याद रखना, ये एक अभिलक्षण है। तृतीय पुट्टिका कब तृतीय पुट्टिका कहलाती है, जब उसमें खाली गुहा बनती है जिसका नाम होता है एंट्रम। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना अभी आएगी, वेट कर, अभी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या ये तृतीय पुट्टिका समझ में आ गई, यहां से यहां तक की कहानी समझ में आ गई। क्या बोला था जरा ध्यान से सुनना, यौवन प्राप्ति के समय 11 से 13 वर्ष के समय कहीं ना कहीं एक लड़की के एक अंडाशय में 60 से 80 हजार क्या थी, प्राथमिक पुट्टिका थी। ये लो, ये एक पुट्टिका हमने देखी, ये प्राथमिक पुट्टिका थी जिसमें एक स्तर थी किसकी, पीठिका कोशिका की। क्या थी, एक स्तर थी किसकी, पीठिका कोशिका थी, फिर थी जोना पेलुसिडा, फिर था प्राथमिक अंडक। ठीक, कहीं ना कहीं एफएसएच निकलेगा। ये एफएसएच ने बोला किसको, पीठिका कोशिकाओं को, और चढ़ जाओ, एक और स्तर बना दो, एक और बन गई, क्या बन गई, द्वितीय पुट्टिका। एक और स्तर बनाई, क्या बनी, तृतीय पुट्टिका। लेकिन जब तृतीय पुट्टिका बनी तो एक खाली जगह बन गई थी जिसका नाम था एंट्रम। ये खाली जगह क्या कहलाती है, एंट्रम गुहा। ये तृतीय पुट्टिका का अभिलक्षण है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने बोला, सर ये जो कोशिकाएं हैं बाहर, क्या इनको कणिकामय कोशिका बोला जा सकता है, कणिकामय, है ना। एक बच्चे ने पूछा, सर इनको कणिकामय कोशिका बोला जाएगा। मेरे भाई, बंधु, बालक, बालिका, ध्यान से सुनना। जब ये तृतीय पुट्टिका बन रही होती है, ये तृतीय पुट्टिका बनती है, उस समय ये जो पीठिका कोशिकाएं जो होती है, मैं इसको बनाकर दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरे भाई, ये है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक है जिसके 1 2, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा, जिसके बाहर कौन, जोना पेलुसिडा थी, और उसके बाहर सर ये थी पीठिका कोशिका की एक स्तर। तब आपने इसको नाम दिया था प्राथमिक पुट्टिका। मैंने कहा हां।
फिर सर यौवन प्राप्ति हुई तो एक और स्तर बनी। मैंने कहा हां, मैंने कहा हां, हां भाई हां। फिर सर एक और स्तर बनने वाली थी, और जब वो बन रही थी, एक और स्तर बनने वाली थी, और जब वो बन रही थी तो कहीं ना कहीं एक गुहा का निर्माण भी हो गया था। एक गुहा का निर्माण भी हो गया था। ये थी हमारी तृतीय पुट्टिका। ठीक है, ये थी हमारी क्या, तृतीय पुट्टिका। अब बात आ रही थी मेरे भाई, ये जो तृतीय पुट्टिका जो थी, इसमें ये खाली जगह क्या कहला रही थी, एंट्रम कहला रही थी। अब इस समय ये जो स्तरें हैं, ध्यान से सुनना, ये जो स्तरें हैं किसकी हैं? आप बोलेंगे सर ये तो पीठिका कोशिका की है। ये तो सारी की सारी कौन थी? पीठिका कोशिका। अब ये जो स्तरें हैं ना, इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। इन सारी स्तरों को ये जो तृतीय पुट्टिका में जो स्तरें हैं, ये जो स्तर जो है, इन सारी स्तरों को मिलाकर बोला जाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। जिनकी ये जो पीठिका कोशिकाएं हैं, इनमें कण भरे पड़े हैं, छोटे छोटे कण भरे पड़े हैं जो पोषण प्रदान करने वाले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कणिकामय कोशिकाएं। कणिकामय कोशिका, ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदलाव हमने देखा? हमने देखा मेरे भाई, ये थी पीठिका कोशिका की एक स्तर, एक से बनी दो से बनी तीन, जब तीन बनी, तृतीय पुट्टिका बनी, तो खाली जगह बनी एंट्रम, और ये जो कोशिकाएं थी, इनके अंदर कणों के रूप में भोजनीय पदार्थ एकत्रित हो जाता है। अब ये कोशिका कणिकामय दिखती हैं। कैसी दिखती है? ऐसे लगता है छोटे छोटे कणों के रूप में दिख रही हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कणिकामय कोशिका, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये सारी की सारी स्तरें मिलकर क्या कहला रही हैं? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ये थी कहानी, यहां तक की बात थी जो आपको बतानी थी। चलें आगे। अब क्या होगा सर? एक आखिरी चीज और सुनिएगा, आखिरी चीज और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी और स्तरें चढ़ेंगी इसके ऊपर, अभी और स्तर चढ़ने वाली है, लेकिन वो चढ़ने से पहले, ध्यान से सुनना, एक और स्तर चढ़ने वाली है, मतलब और भी स्तरें चढ़ेंगी, लेकिन वो चढ़ने से पहले ये काम हो जाएगा। क्या? ये वाला एफएसएच का ये वाला काम जो मैंने गलती से पहले बता दिया था, अब बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता तो दिया ना। एफएसएच अब क्या कर देगा सर? ये एफएसएच इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री प्रथम करा देगा कंप्लीट। और अब आप मुझे बता दीजिए, अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट जब होएगा, तो ये अर्धसूत्री प्रथम जो होता है, ये होता है बेटा जी अनइक्वल। कैसा होता है? अनइक्वल। चलिए सर इसके आगे का कल बता देना। यहां तक की बात याद रख लेंगे या ये कल आकर वापस से बताना पड़ेगा? यहां तक की बात आप याद रख लेंगे? यहां तक की बात, यहां तक की बात, यही स्लाइड्स में कल ले आऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अभी एक काम करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि मुझे पता है माथा बिल्कुल गर्म हो गया होगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमने देख ली है, बहुत सारी चीजें हमने समझ ली है। चलिए यही की यही स्लाइड्स में कल ले आऊंगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। समय हुआ है क्विज का। पहला प्रश्न लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अपस्थानिक सहगर्भता जानी जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या थी? सर एंट्रम का क्या कार्य होता है? ये कल बता दूंगा, मेरे सब कुछ बता दूंगा। अभी
अभी ये पहले जितना पढ़ा है उसको आज पढ़िएगा, अभी क्विज अटेंड कर लीजिए पहले। अपस्थानिक सहगर्भता यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगला प्रश्न, हिस्टेरेक्टोमी शल्य क्रिया द्वारा किसको काटकर निकाल दिया जाता है? दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न मेरे भाई, एक और प्रश्न, स्तनपायी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करना होता है? देखिए ये मुझे आज कंप्लीट कराना था लेकिन नहीं हो पाया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। एक बार बेटा जी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वेट करना। देखिए अपस्थानिक सहगर्भता क्या थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या थी? जब कहीं ना कहीं अंतःरोपण जो होता है वो गर्भाशय में ना होकर कहीं और हो जाए, मुख्य रूप से फैलोपियन नलिका में, तो किसी और स्थान पर अंतःरोपण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक सहगर्भता यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये था पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा, हिस्टेरेक्टोमी, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, मेस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये कई सारी टोमी आती है जिसमें हिस्टेरा क्या था? वुम्ब यानी गर्भाशय को शरीर से निकालना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न था, हो सकता है आप में से कई नहीं जानते हो क्योंकि नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे विश्वास है आप में से कई जानते हैं अच्छे से। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो कैसे बनेगी, क्या कार्य करेगी? अभी सिर्फ इतना सा, ये उत्तरदायी होती है किसका फॉर्मेशन करने के लिए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। अगर आप जानते हैं वेरी गुड, नहीं जानते कोई बात नहीं, याद रख लेना, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आप में से कई बच्चे कह रहे थे सर ये जो आज जो पढ़ाया है सब कुछ, इनकी स्लाइडे पीडीएफ वीडीएफ कहीं मिलेगा क्या? तो मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, जो भी सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उन सभी चीजों के पीडीएफ स्लाइड सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। अब आप पूछेंगे सर वो टेलीग्राम कहां पर है? पूछेंगे ना टेलीग्राम का वो चैनल कहां पर है, कहां जाना पड़ेगा? तो टेलीग्राम ऐप होती है, वो डाउनलोड करिएगा और उसके बाद एक काम करिए, अभी के अभी यूट्यूब वाले जो अभी देख रहे हैं या जो ऐप वाले देख रहे हैं, यूट्यूब पर जरा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको ये पीडीएफ स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है खुशहाल, समझ में आ गया? यही पूछ रहा था ना बेटा, तो ये आपको मिल जाएंगी, जाकर एंजॉय करिए, मजे करिए, पढ़ाई करें और आगे